चलो भाई, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो किसका रहा है, हमारे पास मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने, देखो इतने ये साफ साफ दिख रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जरा बताना इसके अंदर दो दो टाइप की वेव्स होती होंगी, दो टाइप की फील्ड होती होंगी, वो कौन सी फील्ड दिख रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक बच्चा कह रहा है कि सर पता नहीं है, ऐसा थोड़ी पता लगता है नाम से। बिल्कुल पता लग रहा है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो एक मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे पास ये दो फील्ड हैं और इन दो फील्ड की वजह से ही मेरे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सवेल ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो देखो हमारे पास, मैंने तुम्हें एम्पियर सर्किट लॉ शायद बताया था। तो एम्पियर सर्किट लॉ मेरे पास क्या कहता है, जो हमने मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा होगा, कि जो मेरे पास मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद आया, ये स्टेटमेंट थी वहां पे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यस ठीक है ना, ये इस तरीके से म्यू आई, जब हमने बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीजों के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव करी थी, तो बी निकल के आया था, और फिर ये डीएल अगर तुमने सर्कुलर माना है तो 2 पाई आर लेते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर बन जाता है एक स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हमने इससे बहुत सारी करी हुई है। तो ये एम्पीयर सर्किट लॉ है। तो देखो इसने क्या करा, इसने ना मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया। मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है इस तरीके से, ठीक है। तो इसने देखा कि यहाँ पे जो मेरे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक कैपेसिटर प्लेट ये है और एक कैपेसिटर प्लेट ये है मेरे पास। ये मतलब थोड़ा मैंने दूर दूर बनाया है ताकि मैं चीज़ों को दिखा सकूँ इजीली, ठीक है। तो इसने ये दो कैपेसिटर की, मैं मान लो ये मेरे पास ये प्लेट है। तो इसने देखा कि अगर मैं अपने ये एम्पियर सर्किट लॉ अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मान लो ये C1 है, तो यहाँ पे मेरे पास करंट आता है बिल्कुल, तो ये बी डी एल इज इक्वल टू म्यू आई बनता है। लेकिन जब इसने यही चीज यहाँ पे लगाई, भाई अगर इसके अंदर करंट जा रहा है, अगर चार्ज है तो चार्ज की वजह से करंट भी जाएगा, तो जब इसने C2 पे लगाई तो ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, बताओ। 0। भाई C1 के लिए मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू आई, क्योंकि करंट वहां पे दिख रहा है बिल्कुल, उसके अंदर चल रहा है, क्योंकि चार्ज अगर स्टोर हो रहे हैं तो चार्ज के चलने से करंट भी आएगा। अब इसने C2 पे लगाया, तो C2 के लिए बी डॉट डी एल तो है लेकिन करंट नहीं है, तो म्यू आई कितना आ गया, 0, कोई करंट वहां पे दिख ही नहीं रहा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसने बोला कि चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो रही है, तो अगर सर्किट कंप्लीट हो रही है तो C2 के अंदर करंट तो होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से गायब होकर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब पक्की बात है C2 के अंदर भी कुछ ना कुछ करंट है जो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों ही आपस में, ये जो मैं कर रहे हैं ये C1 और C2 के लिए, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 1 एंड 2 मस्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर दोनों इक्वल होने चाहिए तो दोनों के पास करंट भी तो होना चाहिए। तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब C2 के अंदर वैसे देखा जाए ऊपर ऊपर से तो करंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे कुछ ना कुछ एक नया करंट है या नहीं है? यस सर। है, और उसी करंट को हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पर ही मेरे पास आया है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऐसा देखा गया कि अब अगर वहां पे करंट है तो वो करंट हो क्यों रहा है, चार्ज तो अंदर अंदर नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है वहां पे? तो वहां पे ऐसा देखा गया, चूंकि वहां पे कुछ ना कुछ करंट है, तो ऐसा देखा गया कि पक्की बात है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर एक चार्ज इधर की साइड है, एक चार्ज इधर की साइड है, मतलब इस प्लेट में बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है मान लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पढ़ा है ना पहले प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ गई होगी अंदर। मान लो एक प्लेट ये वाली पॉजिटिव है, एक प्लेट ये वाली नेगेटिव है, तो इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, यस सर। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकता हूँ, द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
भाई एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी मैग्नेटिक मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो फाइनली ऐसा देखा गया कि पक्की बात है जितना ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ज्यादा मेरे पास करंट बन रहा था। तो इतनी बात सामने आ गई कि ये जो करंट आ रहा है इस प्लेट के अंदर, ये पक्की बात है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखा गया कि ये जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है तो ये किसके बराबर है, डी फाई बी लिखूं या डी फाई ई लिखूं अपॉन में डी टी, बताओ। E. ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल था। तो हमने इसको यहाँ पे लगा के कांस्टेंट लगाया। अच्छा, एप्सिलॉन लगाऊं या म्यू नॉट लगाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन लगाया गया है या फिर म्यू नॉट लगाया गया है? एप्सिलॉन सर। एप्सिलॉन। Epsilon. इलेक्ट्रोस्टैट के लिए इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है वहाँ पे एप्सिलॉन है, और मैग्नेटिक वाला जो है वहाँ पे म्यू नॉट है। इन दोनों यूनिट्स के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिट है ये तुम्हारी पूरी फर्स्ट बुक में, इनके अंदर सिमिलैरिटीज है बहुत सारी। वहाँ पे 1/एप्सिलॉन है तो वहाँ पे म्यू नॉट है ऊपर, और 4 पाई दोनों के पास होता है। वहाँ पे भी नीचे है 1/4 पाई, और वहाँ पर भी नीचे है म्यू 0/4 पाई। राइट, ये सिमिलैरिटी नोटिस कर रहे हो? वैसे इस चैप्टर में हम करेंगे ये सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो फाइनली ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिखूंगा भाई फिर? ये श्रेया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आ रहा होगा, क्या रीजन है इसका कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है? अरे क्योंकि हमें ऊपर से दिख तो नहीं रहा कि वहां पे कोई करंट है, बट वो वहां पे लॉस थोड़ी होगा करंट का, मतलब अंदर कुछ होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन है। दोनों पॉइंट्स के हाँ बीच में, हाँ तो उससे वहां पर हाँ सेम। पास होगा। हाँ, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में अगर एग्जाम में लिखना होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऊपर से नहीं है लेकिन अंदर से है। ठीक है, तो मैम एग्जाम में तो याद कर लेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे इन एडिशन, वरना टीचर भी कह देगी ना बेटा तुम्हारे नंबर तो दिए हैं लेकिन बस वो ऊपर ऊपर से दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो टू दी करंट, आई मीन यू कैन से एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू दी कंडक्शन करंट, क्योंकि कंडक्शन करंट तो होता ही है लेकिन कंडक्शन करंट के अलावा मेरे पास ये करंट आया है। ठीक है, अच्छा ये क्यों आया है? चेंज इन फ्लक्स। हाँ, तो इस चेंजेस प्लस ना। हाँ, ध्यान रखना कौन सा वाला फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देते हैं। सो वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड hence the electric flux changes with time, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी ले सकते हैं, whenever electric field changes with the time then a current is set up and this current is called displacement current. ठीक है, तो या करंट अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो ये तो ठीक है, मैंने एक वैसी डेफिनेशन लिखवा दी है। नहीं तो तुम अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो इट इज अ करंट विच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये डी फाई बाई डी टी का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना। ठीक है, तो जरा मुझे बताना, अगर मुझे यहाँ पे टोटल करंट बताना होगा तो टोटल करंट के अंदर क्या हो जाएगा, तो टोटल करंट के अंदर क्या हो जाएगा? तो मेरे पास टोटल करंट जो होगा, एक मेरे पास होगा एक होगा मेरे पास कंडक्शन करंट और एक होगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो कंडक्शन करंट मेरे पास क्या होता है, कंडक्शन करंट तो उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है, उसको आई का आई ही बोलेंगे। ठीक है, तो आई सी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट को हम क्या बोलेंगे, यही एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर।
ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे ये मेरे पास है अपने आप में टोटल करंट। तो यस, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वैसे तो आई नो कि वाला पोर्शन तुम्हारा कटवा दिया गया है, तो इसीलिए ज्यादा आएगा नहीं, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ठीक है, यस रितेश, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, अब देखो ये मैक्सवेल ने हमको ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया था। अब ना फाइनली हमारे पास ना यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आ रहा है, और तो चीजें एकदम फिक्स रहनी चाहिए। यहाँ पे तुम कोई भी मतलब ध्यान रखना, क्योंकि अगर चेंज हो रहा है तभी वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। अगर स्टीडी कंडीशन तुमने लगा दी है तो मतलब अगर तुमने कुछ चेंज नहीं किया तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए चेंज होगा तभी मेरे पास वो करंट आएगा, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी मैंने लिखा है। अगर तुमने फ्लक्स को चेंज नहीं किया तो फिर वहां पे करंट के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें बोली गई थी, तो बाकी आई होप तुम लोगों को पता रहेगा। ठीक है, तो आते हैं अब। अच्छा वैसे यहाँ पे ना इसको एक बार मुझे याद है कि एंट्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि वहां पे जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ना उसको सी के टर्म्स में पूछा गया था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर सी के टर्म्स में बताना होगा तो कोई फॉर्मूला बना सकता है क्या? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट को मतलब सी जो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की भी बात आई थी, तो अगर मुझे सी के टर्म्स में बताना होगा तो क्या इसके कुछ फॉर्मूला बन सकता है? कोशिश कर लेते हैं। तो देखो, अब मुझे पता है कि देखो जो मेरे पास अभी डिस्प्लेसमेंट करंट आया है वो क्या आया है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में मेरा आया है एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी के टर्म्स में। अच्छा ये डी फाइव बाई डी टी क्या होता है वैसे? वही ना, जैसे फ्लक्स है तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, राइट, पर्टिकुलर सरफेस। तो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला हमेशा तुमको क्या लिखवाया है? कहना इसे ई ए, भाई यही तो लिखवाया है, बी ए और ई ए। भूल गए क्या? बी ए कॉस थीटा, Yes, हाँ sir. हाँ हाँ ई ए। Yes, sir. ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? ई और ए हो गया मेरे पास। ठीक है भाई, तो अब क्या, अब एरिया तो कभी चेंज नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है। तो ठीक है, हम जानबूझ के कर सकते हैं एरिया, लेकिन मान लो अगर एरिया फिक्स है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ई बाहर आ जाएगा, फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया भी बाहर आ गया। तो चेंज क्या हो रहा है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो ये मेरे पास आ गया डी बाई डी टी। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में क्या रिलेशन होता है? मैंने एक बार डेरिवेशन करवाई तुम लोगों को। अच्छा क्या मैं ये बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू वी बाई डी? ये तो पढ़ा होगा अरे यस Yes, सर। sir. फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल भूल गए हो क्या? ठीक है, तो dv बाई डी आर याद है ना, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसकी हाँ डेरिवेशन थी। तो dv बाई डी टी Yes. को हम v बाई डी भी तो लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? d बाई डी टी, और ये मेरे पास E की जगह पे मैं लिख सकता हूँ अब v बाई डी। ठीक है, जिन लोगों का चैप्टर 1 नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये एप्सिलॉन भी बाहर निकाल रखा है, एरिया भी बाहर निकाल रखा है। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास बचेगा बाय डी। ये डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो अब ये फाइनली आ गया। अब जरा मुझे एक बात बताना, मैंने तुम्हें शायद एक फॉर्मूला लिखवाया था कैपेसिटेंस का, याद है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हम्म भाई जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, और जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा और कैपेसिटेंस, क्योंकि पास आएंगे तो और चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव भी किया था हमने, कैपेसिटेंस का Yes. पहला ही टॉपिक है ए यस एप्सिलॉन नॉट यस बाई डी। तो इसका मतलब अब देखो, ए एप्सिलॉन को अगर मैं एप्सिलॉन नहीं लिख दूंगा तो क्या ये 1/c हो जाएगा श्रेया? यस वो यस। देखो, यस यस, क्या नो बोला अभी नो मैंने? ए एप्सिलॉन नॉट अगर सी है तो एप्सिलॉन नॉट ए 1/c हो जाएगा। नो नो। ठीक है तो ये एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपने आप में सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास डीवी बाई डी टी। तो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, जान पूछ के तुमको चेक, क्योंकि उनको पता है कि इजी से टॉपिक तो तुम 12th में पहले से ही पढ़ के आए हो। तो अगर हम वही क्वेश्चन पूछने लग गए जो हर किसी को पता है, तो फिल्ट्रेशन कैसे होगी? सब बच्चों को एक जैसे नंबर आ गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी रैंक देने में भी। ऑलरेडी एक एक नंबर से 4-4 हजार का फर्क आ जाता है, ऑलरेडी 4 हजार का फर्क आ जाता है, पता है?
हर एक कॉलेज के अंदर 1000 या 1200 सीटें होती हैं मुश्किल से। तो अगर एक नंबर के मान लो अगर किसी के बच्चे के आए 142 मार्क्स, एक के आए 143, तो उनके इस रैंक के अंदर ही 3 से 5,000 तक का फर्क आ जाता है। अब वो कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, अलग उनका क्राइटेरिया है। पहले वो फिजिक्स देख लेते हैं, फिर मैथ देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री देख लेते हैं, फिर वो एज को प्रायोरिटी दे देते हैं। लास्ट में इतने सारे बच्चों की प्रायोरिटी फिर कैसे होगी? तो एज के अकॉर्डिंग कर देते हैं। अगर कोई किसी से 1-2 दिन भी बड़ा है तो उसकी रैंक पहले आएगी। तो ऐसा कर रखा है। अब क्या करें भाई, सेम मार्क्स है। तो ये इसलिए कर रखा है क्योंकि जो ज्यादा बड़ा है ऑफ कोर्स उसके लिए कैरियर की थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, जो छोटा है उसको तो चांस मिलेगा ही अगले साल। तो ऐसा भी है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो। ठीक है। तो वो अभी जो हमने देखा कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट था, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट में हमने देखा एप्सिलॉन नॉट d∅dt होता है। तो इस क्या नाम है मैक्सवेल ने, ठीक है, तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ था ना, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ पे सवाल उठाए थे कि भाई जो तूने अपना लॉ दिया है ना वो एक्चुअली में गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तेरा वो जो लॉ मैंने जो कैपेसिटर के बीच में लगाया है ना, तो उसने 0 दिया था, और बल्कि वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो तुझे इस नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। तो उसने बोला इस्तीफा क्यों दूंगा मैं, उसी के अंदर संशोधन कर दो। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट कर दो, कुछ नया बना दो उसी का, मेरे फॉर्मूले का। मेरा फॉर्मूला गलत थोड़ी है, हर जगह पे लगता है। अब स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल चीजें लगानी होती हैं। तो उसने कहा ज्यादा बोल मत, ठीक है, निकल यहाँ से। तो फाइनली उसने फिर इसका संशोधन किया, तो इसलिए एक नया टॉपिक बनाया गया जिसका नाम है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये है तो एम्पियर ही, क्योंकि ओरिजिन उसने ही किया था, लेकिन उसको मॉडिफाइड किया गया है। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब इन्होंने क्या बोला, तो इसने बोला कि जो B.dl है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले भी था और आज भी और हमेशा रहेगा भी आगे। लेकिन जो ये एम्पियर ने बोला था कि सिर्फ कंडक्शन करंट होता है, नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है। अगर वायर है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, लेकिन अगर कैपेसिटर के बीच की बात कर रहे हैं तो वहां पे आईसी नहीं है, लेकिन वहां पे आईडी तो है। समझ में आया? लेकिन तो सर, हाँ हाँ, जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपने बताया था जो इसकी डेफिनेशन होती, उसमें म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट था, तो उस टोटल करंट में ये वाला भी नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल आ जाएगा। टोटल करंट इनक्लोज था ना, तो वो टोटल करंट का जो नाम दिया था ना, वो टोटल करंट ही कंडक्शन करंट को बोल रखा था इन्होंने। इन्होंने स्पेसिफिकली अच्छा। मेंशन, तभी तो इसका नाम मॉडिफाइड रखा गया, हटाया नहीं गया इसे। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो एम्पियर बिल्कुल 90% तो एम्पियर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अब 10% की वजह से रूल थोड़ी गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसे मॉडिफाइड कर दिया गया कि कुछ और करंट भी है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इस पर किसी को दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा मतलब ऑफ कोर्स हमेशा एग्जाम में तुम्हें ये कांस्टेंट्स की वैल्यू दी जाती है, बट अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ तो, यस आदित्य, तुम आजकल बहुत पढ़ते हो ना फिजिक्स, बहुत डाउट आता है तुमको, तो जरा जल्दी से बताना ये म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू। सर कुछ होती 1/4 पैसे कुछ होती थी, तो अच्छा, 1/। तो मैं नहीं लगता कि जब मैं तुमसे म्यू नॉट पूछ रहा हूँ तो वो 1/4 मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई था, वो 4 पाई इधर चले जाएगा। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 थी ना। -7, यस सर। ठीक है, तो क्योंकि भाई देखो जो कांस्टेंट होता है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है। तो अब जब मैं तुमसे म्यू नॉट पूछ रहा हूँ तो वो 4 पाई को उधर ले जाओगे ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यस हो सर। जाएगा। अच्छा, ऐसी श्रेया भी बताएगी, श्रेया कह रही है सर मेरे से भी पूछो। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी श्रेया? 9 × 10⁹ ये तो के की वैल्यू होती है। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम। कैन आई से 8.85 इंटू 10 की 10। पावर, हाँ हाँ हाँ, हाँ यही वही। होती है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻8। 12। हाँ 12 होती है, सॉरी सॉरी माय बैड, -12। ठीक है, ओके। इट्स ओके। अच्छा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा। ये कुछ आया क्लास के अंदर? यस कुछ? सर। हाँ कुछ। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है? वेरी गुड।
इतनी ज्यादा खुशी मुझे कभी होती नहीं है। जब भी मैं इस बैच में आता हूँ ना तो अंदर अंदर से ना मेरे अंदर बहुत खुशी बढ़ जाती है कि हमारा रिजल्ट हर साल इंक्रीज होता जा रहा है और इस बार भी इंक्रीज होगा। हम इसी विश के साथ, इसी कामना के साथ आते हैं हर बार। लेकिन अफसोस, कोश तुम्हारा ध्यान नहीं है ना क्लास के अंदर। यही तो होता है नुकसान जब तो तुम वीडियो ऑफ कर लेते हो, क्योंकि वीडियो ऑफ करने के बाद तुम बिल्कुल आजाद होते हो। कुछ लोग लेट के क्लास ले रहे होते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग वॉशरूम में चले जाते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं पता ही नहीं। बस यहाँ पे हमें बस वो है कि हम अपने वीडियो ऑन रखेंगे, बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि रूल उल्टा होता है कि बच्चे ऑन रखते हैं, टीचर ऑफ रखता है। लेकिन यहाँ पे आईएलसी में उल्टा हो रखा है, टीचर ऑन रखता है, बच्चे ऑफ रखते हैं। अभी इतना सिंपल सा कौन सा समझाया मैंने, इतना सिंपल सा कौन सा कि कोई बच्चा ही बता देगा। श्रेया एक बार तुम बताओ चलो। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है तब आता है हाँ डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो इसका मतलब फ्लक्स में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आ जाए तो उसकी वजह से एक करंट बनता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि कैपेसिटर के अंदर मिलता है। ठीक है ठीक है भाई, ये ठीक है। देखो जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो सबको पता होना चाहिए। तुम अपने पुराने चैप्टर करते जा रहे हो, करो, लेकिन जो चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ अगर तुम्हें वो ही नहीं पढ़ा और तुम सब कुछ अपने अपने आप करते हो तो फिर तो कोचिंग का फायदा ही नहीं है, फिर तो क्लास का मतलब ही नहीं है। फिर तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हें अपने आप ही पढ़ना है, तो फिर तो इन सब क्लास का मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो तुम इतनी अच्छी एबिलिटी है, तुम अपने आप पढ़ लेते हो, अपने आप तुम नोट्स अरेंज कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर बोर्ड क्लास है, वैसे भी आत्मनिर्भर है सब बच्चे। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो इस मैक्सवेल ने, देखो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ये मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, वो सारी इक्वेशन लिखो और ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब तो वैसे एमसीक्यू ज्यादा कर दिया, तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए हैं और वो चारों की चारों इक्वेशन सब बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी है ना, जितनी भी इक्वेशन अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए हैं, तो इसने क्या करें, इसने अपनी चारों इक्वेशन को कंबाइन करके अपने नाम से प्रस्तुत कर दिए। जैसे मान लो सबने, जैसे कविताएं होती हैं, जैसे मान लो अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता को सुनाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे कुमार हिसाब से सुनाता है, ऐसे बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कृति है, कृति ने कहा मैं तो वैसे 7 की वो हूँ, मतलब सपोर्टर हूँ, लेकिन क्यों ना एक काम करें, कुछ अलग फील्ड में ट्राई करें। तो इसने क्या करा, सारे कवियों की कविता को इकट्ठा करके अपने नाम से छपवा दी कि भाई कृति राय बेस्ट कवियत्री, जो भी इस तरीके से छपवा दिया। ठीक है, तो लेकिन क्या कृति की खुद इसमें कोई योगदान है? नहीं, मतलब योगदान है हाँ, चेंज वो करवा के लिखा है। हेनरी मोजले की तरह। कंबाइन करवा के लिखा है ना, लेकिन वो टैलेंट किसका है जिन्होंने वो लिखी है? तो ऑफ कोर्स वो जो टैलेंट था वो फाइनली तो लोगों का था। ऐसे में एक वो यूट्यूब पे वो आता है कुछ टीवीएफ ट्रिपलिंग करके था कुछ, तो वो मैं देख रहा था यस सर, तो यस सर। वो बहुत अच्छा है ना, बोला कैरेक्टर, वो छोटा भाई जो है उसका क्या नाम है हाँ उसका हाँ, वो एकदम मस्त बहुत है। बहुत कूल है वो बंदा। तो एक बार वो वहां पे गए थे शायद अपनी बहन के घर पे ससुराल में, तो वो हाँ कहता हाँ, है कि आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं मैं म्यूजिक को कंपोज करता हूँ, कुछ ऐसे ही मिस करता हूँ। तो वो कहते तो उसमें आपका क्या टैलेंट है? तो वो कह रहा है कि मैं कंपोज करता हूँ। तो आप कुछ बजा नहीं सकते ना, तो वो ऐसे करके उसे बेइज्जती कर देता है। तो आपको है समझ? वो कहता है कि आप इसको इसको समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए होते हैं तो वो कहता है आपको है तो इसका मतलब उसका खुद का टैलेंट नहीं था, लेकिन वो बाकी म्यूजिक को मिक्स करता है ना, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे भी मैक्सवेल ने क्या करा, दूसरे की इक्वेशंस को मिक्स करके और प्रस्तुत कर दिया कि ये सब मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या करा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी उनकी कवि को चोरी करके तुम उनका नाम ना लिखो, ये कॉपीराइट इशू हो जाता है। या तो उनका नाम लिखो किसने दिया ये। तो इसलिए अब यहाँ पे आ रहा है गॉस लॉ ऑफ, और उसके बाद वो एक अच्छा गाना भी गाता है, वो अलग बात है। ठीक है हाँ। माता ठीक है माता। तो बस 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 कंजूस। ठीक है, तो गॉस लॉ बस एक बारी मत बजा देना ठीक है, तो हमारे पास है तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला लॉ दिया इसने। तो गॉस लॉ का हमारे पास क्या कहता है, ये तो सबको पता होगा भाई, पूरा का पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही था वहां पे। याद आ रहा है किसी को? सब लोग भूल गए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है E डॉट डी एस, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। याद यस आया? सर। जिसको ये चीज भी नहीं याद है ना, आई एम रियली सॉरी, उसके फिजिक्स में 65 भी नहीं आने वाले। ओ सॉरी, ज्यादा हो गया, 45 भी नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि 30 तो हो गए वहां पे प्रैक्टिकल के, अगर मैक्सिमम मिल गए तो, और 15 नंबर ऐसे कहीं ना कहीं से टेप टाप के तुम लेकर आ जाओगे।
क्योंकि जिसको ये चीज याद नहीं है उसको कुछ याद नहीं होगा फिर, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये मेरे पास है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, E डॉट ds विच इज द फ्लक्स, इट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ठीक है, ये बात सबको याद है या नहीं? नहीं भी है तो कोई Yes, sir. बोलेगा थोड़ी, बस ठीक है। सब लोगों ने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है और कितना भी इनको कुछ सुना लो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, चाहे हम कितने भी बीमार हो जाएं, चाहे हम कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। सर का तो काम ही है रोज बोलना, ठीक है। तो हमारे पास है, गांधी जी बोले गए थे आप डेली करो, कोई एक ना एक दिन वो मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी की अली थोड़ी गलत हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मेरे पास आ रहा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आज तो रितेश तक ने ऑन नहीं कर रखी, रितेश को भी इन लोगों ने अपने जैसा बना दिया है, एक वो ही था बस अकेला जो करता था। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो इन्होंने क्या बोला, अब देखो गॉस लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में दिया, लेकिन गॉस लॉ ने तो कोई मैग्नेटिज्म का लॉ, मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन गॉस ने कोशिश करी थी मैग्नेटिज्म लॉ देने की, तो वहां वो पे टोटल जीरो हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन वहां पे क्या मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है तो वो इस साइड वापस आ जाती है ना, याद आया यस भाई? Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ से निकले तो निकल गई, वापस थोड़ी आएगी। जाना है जहाँ, हमें मतलब नहीं, हम दोबारा वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो एक बार दे दिया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में वो चीज वापस आती है, लूप बनती है। तो इसलिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड गई उतनी वापस भी आ गई, तो नेट इफेक्ट कितने का हो गया? 0। तो इसीलिए ये बन गया B डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो गॉस के दोनों ही हैं, लेकिन ये 0 के बराबर है। तो इसलिए इस गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को किसी ने तवज्जो नहीं दी, ठीक है। इसको बोल दिया भाई तुम तो ऐसी हो, कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो दिया नहीं दिया बराबर है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब मेरे पास, तो ठीक है, ये दो तो गॉस के हो गए, मैंने बोला था 4 हैं टोटल। तो तीसरा वाला इसने लिया फैराडे का। तो फैराडे के लिए तो इसने लिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो किसी को पता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में? E is equal to minus d phi by dt. बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो मेरे पास E होता है वो मेरे पास अपने आप में क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसी चीज के लिए हम इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से इसने वैसे तो बोला है, बिल्कुल सही है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है किसी भी सर्किट के अंदर, ऑफ कोर्स वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। तो अब इसी चीज को ना हम इसने जो एक्चुअली एक्सप्लेन किया, तो वो इस तरीके से बोला गया है कि इंड्यूस ईएमएफ की जब बात चल रही है, तो चलो इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास है डी फाई बाय डी टी, तो ये इसने बोला, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना, ये इंड्यूस ईएमएफ ने डी फाई बाई डी टी बोला तो है, और ये जो डी फाई बाई डी टी भी होता है ना, तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है, तो ये ई डॉट डी एल के बराबर भी होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये है मेरे पास फैराडे लॉ। तो इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, लेकिन ये डी फाई बाई डी टी और किसके बराबर होता है मेरे पास, वो वाला ई है इंड्यूस ईएमएफ, और ये वाला ई क्या है, ये वाला ई Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी लिख कर आओगे तो भी वो बिल्कुल सही है, अगर तुम इंड्यूस ईएमएफ नहीं लिख कर आ रहे तो सही माना जाएगा, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में मैंने चूंकि तुम्हें एक चीज बताई थी कि लास्ट वाला किसने दिया था, याद आया, एम्पियर मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ आया था जो अभी तुमने देखा, तो वो क्या था, जरा कोई बता सकता है? E dot dl is equal to mu naught IC plus ID. वेरी गुड। और वो आईडी क्या था? Displacement current. हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला आया था ना अपने अंदर ही, क्या था वो, आईसी प्लस का आईडी, और ये epsilon naught d5 E by dt. वेरी गुड। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। तो इसका मतलब उसने दो तो यूज करे गॉस के, एक यूज किया फैराडे का, और एक यूज किया मॉडिफाइड एम्पियर लॉ का, ठीक है। तो इसने ये 4 लॉ का यूज करके अपने नाम से पब्लिश करवा दिया कि ये लॉस मैं आगे जाके रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर व्हाट, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन चारों का यूज है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, ठीक है भाई।
तो मतलब यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? मैक्सवेल ने सारे लॉज कंपाइल किए थे। हाँ, ये बोल सकते हैं मैक्सवेल ने इन चारों लॉ को इसलिए दिया है कि ये चारों लॉ ही एक तरह से फाउंडेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने से पहले हमें ये चारों लॉस पता होने चाहिए, उसने ये बोला, ठीक है। तो उसने ये एजम्पशन किए हुए हैं कि ये चार बेसिक लॉस, जो जिसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है आगे, और अगर उनको ये चार नहीं पता है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सब बोलने वाली बातें हैं, खूब पढ़ लेंगे, ठीक है। जिसको ये नहीं भी पता है ना, तो वो भी आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लेगा, लेकिन बस ठीक है, उनका सार है, उनका अपना अलग नजरिया है, तो मैं भी उस नजरिए से देखना है, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो उसके अंदर दो टाइप की, अब हम यहाँ पे अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई यहाँ तक कोई वो आया है यहाँ पे? अतुल? यस सर। हाँ अतुल, तुम्हारे स्कूल में फिजिक्स में कहाँ तक आ रहा है? सर यहीं तक। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, ठीक है ठीक है, प्रॉपरली बोला करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, ये क्या होता है यहीं तक, ठीक है। तो अब हमारे Yes, पास sir. सर, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है? जिसके पास दो वेव्स हैं। अच्छा, तो ये दोनों वेव्स सेम पैरेलली जाएंगी है या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं? परपेंडिकुलर। म्यूचुअली, इसका परपेंडिकुलर। मतलब अगर एक ऐसे करके आ रही है वेव, तो दूसरी वाली ऐसे करके आ रही होगी इस तरीके से। तो देखो अगर एक ऐसे से इस प्लेन में है और अगर एक इस प्लेन में जा रही है, तो देखो इनके बीच में आपस में ये 90 का एंगल बना नहीं, बना ऐसे, ठीक है। तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये तीन चीजें हैं एक मेरे पास, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है, मान लो तुमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है उसमें, इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, मतलब तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। एक, तुम देख रहे हो कि फाइनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, मान लो तुम्हारी आंखों के सामने आ रही है, तो अब ये तो चलो ठीक है, एक वेव हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारे सामने आ रही है, अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस टोटल से परपेंडिकुलर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी टोटल से परपेंडिकुलर है, और ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस। तो इसका मतलब इसको जैसे मान लो ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और एक इस डायरेक्शन में जो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लैपटॉप के पीछे और तुम्हारे लैपटॉप के आगे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड मान लो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये सारे ही आपस में परपेंडिकुलर हुए या नहीं हुए? यस सर। यस सर। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे बनाने के लिए भी आता है, तो इस चीज का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। मान लो, अच्छा तो ये 3 डायमेंशनल हो गया या ये 1 डायमेंशनल हो गया? 3D। डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास है y, ये मेरे पास है z, और ये मेरे पास है x, ठीक है। तो मान लो अगर कोई भी एक वेव है, ठीक है, अगर कोई भी एक वेव मान लो इस तरीके से एक्स वाई के, मतलब x के अंदर आ रही है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो इसका मतलब वो ऐसे करके आ रही होगी। थोड़ी टेढ़ी सी बन गई है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास ये वेव जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से जा रही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, तो फिर अब वाली कैसे होगी, दूसरी वाली? परपेंडिकुलर। तो वो वाली इसके अलग प्लेन के अंदर हो सकती है। अब उसको देखो, ये तो ऊपर नीचे है, अब ये वाली कैसे है? ये वाली है लैपटॉप के आगे और लैपटॉप के पीछे, लैपटॉप के आगे, इस तरीके से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को ये ऐसे दिख रही होगी जैसे ये ऊपर नीचे हो रही है, नहीं, ये एक्चुअली में तुम्हारे सामने निकल के आ रही है और ये तुम्हारे से दूर जा रही है, ठीक है। ये वाली ग्रीन वाली ऐसे, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो झंडा जैसा लग रहा है, ऊपर हो गया ऑरेंज, नीचे हो गया ग्रीन, और व्हाइट तो है ही, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई।
तो ये और ये मेरे पास यहाँ पे, अच्छा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स की साइड आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो तुमने ओवरऑल देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम उसी को क्या बोलोगे, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। क्या हुआ, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, ऐसी शक्लें बना रहे हो, मतलब शक्लें नहीं लेकिन इतने चुपचाप बैठे हो, आ रहा है सर। कुछ और काम कर रहे हो क्या? अच्छा मैं जानता हूँ सर्दी आ रही होंगी, वो कर रहे होगे, कपड़े बड़े बुन रहे होगे ऐसे करके, राइट, ठीक है ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं लोग, बेच देते हैं फिर उन्हें पैसे कमाते हैं, ठीक है अच्छी बात है। चलो तभी तो वीडियो ऑन नहीं करते हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे बहुत जरूरी, ठीक है। श्रेया कितना बन गया टाइम हो तो ठीक है, हमारे लिए बना देना फिर, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास बन गया ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक चीज का और, इसकी जो वेलोसिटी दी गई है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फाइनल है, तो इसकी वेलोसिटी दी गई है कि ये मेरे पास क्या होते हैं 1/रूट में एप्सिलॉन और म्यू नॉट, ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों के ही कांस्टेंट का अंडर रूट लिया जाता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ इस तरीके से मेरे पास है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसी को हम इस तरीके से ही बोलते हैं क्योंकि वन का तो वन ही रहेगा, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मेरे पास, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा सब बच्चों को भाई? सर पढ़ नहीं पा रहे, सही जो बॉक्स में लिखा वो मतलब बहुत मोटा हो गया वो फोन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ना जैसे तुम लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक साइंटिस्ट था ना, जिसने हर्ट्ज दिया था, हर्ट्ज। तो इस हर्ट्ज ने ना ये एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया कि मैं देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो इसने क्या करा, इसने ना हमारे पास एक रॉड ली, आई मीन वो देखा जाए तो बहुत ही मतलब हाई वोल्टेज पे उसने सेटअप कर दिया उन रॉड्स को। तो हाई वोल्टेज पे सेटअप करने के बाद उसने उसके अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस किया, ठीक है, और उसने उसके आगे जाके उन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया, जैसे वो देखा होगा ना टीवी के अंदर दो रॉड होती हैं ऐसे करने पर आवाज होती है ट्र इस तरीके से। भाई अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ऑफकोर्स सी बात है बिजली कड़केगी की उनके बीच में, ठीक है ना। कैथोड एनोड को भी अगर तुमने ऐसे जैसे दो वायरें होती हैं लाइव और न्यूट्रल, तो लाइव और न्यूट्रल के बीच में अगर लगा दो कि वो नहीं हो जाता शॉर्ट सर्किट, एकदम आवाज आती है, एकदम पूरी सर्किट फूक जाती है। यस इन लोगों को कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, 2-3 बच्चों को छोड़ के ना इन लोगों ने मूवीज देखी हैं। हाँ ट्रिपले विपले बहुत चीजें देख लेते हैं ये लोग, एकदम गाने सुनते हैं खूब एकदम, और इतने शौकीन है गानों सुनने के तो पूछो ही मत। मैं एक बार ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसने क्या करा कि दो एकदम मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो हमारे पास इन्होंने क्या करा, एक इंडक्टर कॉइल से फाइनली दो रॉड्स ही थी वो, उसने उनके बीच में क्या करा, बहुत ही तुमको बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या? नहीं सर। नहीं अच्छा अच्छा एक सेकेंड। अच्छा तो मैं बैकग्राउंड आवाज नहीं आई इसके अंदर एक बहुत ही बदतमीज ऐड आ गया एक ठीक है। हाँ भाई तो एक बार पहले सारे बच्चे एक बार ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। तो वैसे तो ये आता नहीं है कभी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन कभी भी तुमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरे पास है एक साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज, तो उस हर्ट्ज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो किस चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उन्होंने क्या करा हाँ उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी की, और उन्होंने एलसी का भी यूज किया, मतलब एक इंडक्टर कॉइल का यूज किया। एलसी का मतलब एल कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस और सी, ठीक है। तो उन्होंने इसका यूज करके फाइनली क्या करा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई, वो भी किस चीज की, हाई फ्रिक्वेंसी की, क्योंकि ये मेरे पास इस तरीके से चलता है। तो एक सेकंड में अगर वो ज्यादा बार चलेगा तो ऑफ कोर्स वो मेरे पास क्या माना जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हर्ट्ज ने क्या करा फाइनली,
यस, तो क्या चीज प्रोड्यूस करी उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो इस चीज का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो सारे बच्चे अब थोड़ा ध्यान से देखें। Scientist Heinrich Hertz was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high-voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. देखो, अभी शायद मैंने तुम्हें बताया था However, मैक्सवेल। these अरे भाई रुक जा। हाँ, मैंने शायद बताया था अभी तुम्हें कि ये 4 इक्वेशंस दी गई हैं मैक्सवेल से, राइट? Yes. Yes, तो sir. ये वही इक्वेशन थी। Yes, तो sir. आने वाले टाइम में जब तुम ग्रेजुएशन लेवल पे अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स करते हो या फिजिक्स करोगे तो ये इक्वेशन थोड़ी सी और मॉडिफाइड होंगी, ठीक है? लेकिन चूंकि अभी तुम सिर्फ 12th में ही हो तो अभी तुम्हें इतना डिटेल में इन्हें नहीं पढ़ना है। बट यस, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये मेरे पास 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। तो अभी ये सब तो बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी ना वो बस यहीं तक थी। सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान से देखें कि 2 हाई वोल्टेज पे लिया गया, उनको जब कनेक्ट किया गया तो एकदम स्पार्क निकला और स्पार्क के निकलने से मेरे पास क्या निकल के आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बस हर्ट्ज ने इतना ही काम किया था कि हाई वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई जिसको आगे जाके डिटेक्ट कर लिया गया था। तो वो मेरे पास है डिटेक्टर सिस्टम, राइट? तो तुम्हें क्या याद रखना है? मेरे पास एक इंडक्टर कॉइल है, वहां से 2 प्लेट मतलब मेटल प्लेट आई है, ठीक है? वहां पे हमने क्या करा, मतलब 2 रॉड आ रही है मान लो, वहां पे हमने स्पार्क प्रोड्यूस किया। स्पार्क के प्रोड्यूस होने से वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आई और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एयर के अंदर निकल के आई है उसे हमने कैसे डिटेक्ट कर लिया? विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर। ठीक है भाई, याद रहेगा? Yes, sir. Electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist अच्छा एक सेकंड, ये जो हम बात करते हैं कॉल पे और ये जो तुम इतने बड़े बड़े देखते हो मीडिया हाउसेस में, ये सारा प्रोपेगेशन कैसे होता है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्या या नहीं? लग Yes. तो रहा है। बिल्कुल, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है? ये जितना भी तुम गाड़ियों के अंदर, अपनी कारों के अंदर ये तुम रेडियो एफएम सुनते हो, एएम तो कोई नहीं सुनता, ठीक है? तो एफएम जो ये सब सुनते रहते हो, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है। ये जो टीवी का तुम ये जो सिग्नल आते हैं, इंफ्रारेड, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है? जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में लगे होते हैं ना, छतरी जैसे, देखा है? जो कि सिग्नल को पहुंचाते हैं। आगे जाके पढ़ोगे, हमारे पास ग्राउंड वेव होती है, स्पेस वेव होती है, ठीक है? स्काई वेव्स होती हैं। तो जो आगे जाके जो अब देखो मोदी जी कहीं पे बोल रहे हैं, मान लो इंटरनेशनली बाहर चले गए, तो वो पूरे इंडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे ईएम वेव्स के थ्रू हो रहा है। उन्होंने क्या करा, वहां से सिग्नल भेज दिया और यहाँ पे वो यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से सब ईएम वेव का ही कमाल है। तो ईएम वेव कोई अपने आप में एक टाइप का नहीं होता है। एक्सरे जो तुम करवा के होते हो अपने हॉस्पिटल के अंदर, वो भी ईएम वेव है। माइक्रोवेव जो तुम माइक्रोवेव के अंदर यूज करते हो, तुम्हारा खाना गर्म हो जाता है, ये भी ईएम वेव है। रेडियो वेव, जितना भी रेडियो ट्रांसमिशन है, टेलीविजन और ये टीवी रेडियो, ये सब क्या है? ईएम वेव है। जो सन से कभी कभी तुम्हें अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती है, तुम्हारी स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन वो खराब हो जाती है या तुम्हें कैंसर हो गया मान लो अल्ट्रा वायलेट रेज से, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये भी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है? और विजिबल कलर जितना भी देखते हो, विजिबल स्पेक्ट्रम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो हम किस चीज से घिरे हुए हैं? तो हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, ठीक है भाई? तो जैसे कुछ लोगों के घरों की, जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कुछ लोग अपने छतों पे जो उनकी जो रूफ होती है वो उस पे क्या लगवा लेते हैं? टावर लगवा लेते हैं कि भाई हमारे घर पे एयरटेल का टावर लगवा दो, क्योंकि महीने का रेंट आता है, ठीक है? 25,000 इस तरीके से कुछ रेंट आता है। तो फिर लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, बाकी जो आसपास रहते हैं। क्यों? उनको इस चीज से ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारे घर में 25,000 आ रहे हैं, या फिर उनको किसी और चीज से ऑब्जेक्शन है? वैसे दोनों से EM ऑब्जेक्शन हो wave जाता है, क्योंकि वहां पे reduce हो रहे हैं. यस वहां पे हाई अमाउंट में क्या है? ईएम वेव्स हैं। तो अगर तुम ज्यादातर ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे, रेडिएशन के कांटेक्ट में रहोगे, तो वो अच्छी बात थोड़ी है। नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना और 24 घंटे रेडिएशन के में रहना, ये तुम्हारे हार्ट के फेलियर को, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी में जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी हम सोते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके या अपने नेटवर्क को बंद करके सोना चाहिए। मतलब ये डाटा है जो यूजुअली हॉस्पिटल्स देते हैं,
ठीक है, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। कुछ लोग तो सोते सोते अपने मुंह के ऊपर रख के गिर भी जाते हैं, तब भी सोते रहते हैं। तो ठीक है, हर किसी का Yeah. अपना। ठीक है श्रेया, कंटिन्यू। ठीक है, तो फाइनली तो इस तरीके से वहां पे थोड़ी बहुत वेव्स हैं। तो भाई Heinrich सर Hertz AM was क्या the होता है? first man to transmit and detect electromagnetic waves. हाँ, क्या बोला रितेश? सर AM क्या होता है? एएम जैसे जैसे तुम एफएम सुनते हो ना, तो एफएम के सुनने से पहले हमारे पास एएम होता था। जैसे तुम पुराने जमाने के अगर रेडियो लोगे ना, तो सर उसमें आपकी दो। जनरेशन में ना, हाँ अच्छा। आप इसी जनरेशन के हो। वैसे हाँ ठीक है, जब मैं छोटा था तो मतलब मेरे डैड एक वो लेकर आए थे, मतलब मेरी दादी तो ऑफ कोर्स उस टाइम की थी। तो मेरी दादी ने मतलब हमारे घर पे एक वो लेकर आई थी, एक रेडियो सा। उस टाइम पे ज्यादा कुछ ऐसे कलरफुल टीवी नहीं आए थे, सच बता रहा हूँ मैं ये। जब मैं शायद 6th या 7th क्लास में था, तो उस टाइम पे टीवी ही मेरे ख्याल से किसी का, मतलब टीवी वैसे वाले थे एकदम, ऐसे करके टक 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 करने वाले, ऐसे करके चेंज होता था चैनल। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मतलब उसके अंदर एक जो रेडियो लेकर आई थी मेरी दादी, तो उसमें एएम और एफएम दोनों का ऑप्शन था। तो मैंने देखा कि एफएम पे जब मैं करता हूँ तो एफएम पे चलता है बिल्कुल, और जब मैं एएम पे करता हूँ तो कभी वो चलता ही नहीं, पता नहीं क्या एक आवाज करता रहता शेरा जैसी। ठीक है, तो ऐसा मोस्टली टाइम करता था वो। तो फाइनली मुझे पता लगा कि ये एएम है क्यों, लेकिन कभी कभी एएम भी चलता था। तो इसका मतलब फाइनली फिर मेरे को रियलाइज हुआ, जब तो इतना छोटा था मैं क्या बताऊं, लेकिन फाइनली फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये एएम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एफएम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है वो तुम आगे जाके पढ़ोगे कि हमारे पास वेव्स होती हैं, कुछ कैरियर वेव्स बोलते हैं उन्हें। तो जब तुम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ जो तुम्हें अपने वेव्स भेजनी है, किसी स्टेशन से कहीं और भेजना है, तो जब तुम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी वाली फ्रीक्वेंसी को मैच करवा के भेजोगे, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे जाके पढ़ोगे। तो एफएम में फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन करवाते हैं हम, और एएम में एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन करवाते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड वाला इतना अच्छा नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाला काफी अच्छा है। ठीक है, तो चिंता मत करो, आज चीजें आ जाएंगी। In his famous experiment, a high voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. शायद तुम लोगों का एक ध्यान नहीं गया, ये कैपेसिटर की देख रहे हो, ये गोल गोल से। श्रेया कह रही है ओ ये तो फुटबॉल है, इसे तो मैं खेलूंगी। कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है ये हमारे पास, और ये मेरे पास क्या था, हाई इंडक्टर था। तो इसका मतलब इसके अंदर एल और सी दोनों ही यूज हो रहे हैं। और जो मेरे पास हाई फ्रिक्वेंसी बनता है जिसके अंदर एल और सी होता है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/2 पाई रूट में एल सी। ठीक है, तो एक टॉपिक था तुम्हारा अल्टरनेटिव करंट के अंदर एलसी ऑसिलेशन, जो कि सरकार ने हटा दिया है, मतलब तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है। तो उसका यूज यहाँ पे थोड़ा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट एल सी। ठीक है, यस रिपीटेड अगेन। कृति, क्या बोला मैंने, जो फ्रीक्वेंसी बनकर आती है वो क्या होती है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। हाँ ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। यस अच्छा Yes, ये sir. ये जहां तक मुझे याद है ये रेजोनेंस में भी यूज हो रखा है ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो पढ़ लिया तुमने। ठीक है, माय बैड। Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark. ये ट्रांसमीटर है, क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, और जब ये एयर के अंदर आई तो रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया। ठीक है, तो बस ये जो सेटअप है, इस ध्यान रखना। वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, इट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली। तो बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। तो ये किसने करवाया था एक्सपेरिमेंट? हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करवाया था। ये अनन्या, तो हर्ट्ज ने बेसिकली क्या करा? सर हर्ट्ज ने कुछ नहीं करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट किया था। आर यू श्योर डिटेक्ट किया था? डिटेक्ट और ट्रांसमिट। हाँ ठीक है, मतलब प्रोड्यूस किया था, डिटेक्ट नहीं किया था। ठीक है, मतलब डिटेक्ट तो कर ही लेंगे जब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हर्ट्ज ने खुद की अपनी हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन क्रिएट की थी। ठीक है, अब बस एक छोटा सा टॉपिक, उसके बाद तुम जा सकते हो। देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हें मैंने एक डेरिवेशन करवाई थी, याद है फर्स्ट यूनिट के अंदर, कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, तो एनर्जी डेंसिटी जो आई थी वहां पे वो क्या आई थी, किसी को याद है फॉर्मूला? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये याद है?
पोटेंशियल और Yes, कैपेसिटर की लास्ट डेरिवेशन थी ये, और सेकंड लास्ट या लास्ट थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मैंने बताया था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। जिसको नहीं पता वो पीछे जाके देखे, ठीक है, हिस्ट्री में जाके। तो ये हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर। और अब देखो इसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इनके बीच में सिमेट्री होती है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक डेंसिटी के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। अब अगर ऐसे तुम्हें एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो देखो हाफ तो हाफ ही रहता है। अभी एक सेकंड पहले मैंने बात बताई थी, एक सेकंड पहले नहीं, आज की क्लास में बताई थी कि अगर एप्सिलॉन यहाँ पे ऊपर लग गया, एप्सिलॉन और म्यू नॉट के बीच में कैसा रिलेशन है, ये सेम सेम आते हैं या फिर बेसिकली मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन है, रेसिप्रोकल नहीं एक दूसरे के। यस सर। तो इसका Yes, मतलब sir. अगर अब एप्सिलॉन अगर मैंने ऊपर बनाया तो फिर म्यू नॉट कहाँ लगना चाहिए, नीचे। वेरी नीचे. गुड, नीचे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लगा है तो अब यहाँ पे किसका स्क्वायर लगना चाहिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है तो B. बी का स्क्वायर। मैंने बोला ना कि भाई सिमेट्री है इनके बीच में। भाई जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे अगर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन और म्यू नॉट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्योंकि तुमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे तुमने क्या देखा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपस में रिलेशन है, 4 पाई दोनों का नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मुझे अब टोटल एनर्जी डेंसिटी देखनी हो तो ये एनर्जी डेंसिटी किसकी है, तो ये वाली एनर्जी जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ध्यान रखना। और ये वाली एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक। तो दोनों को क्या मैं कंबाइन कर सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। तो हाफ तो कॉमन ही आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, रहने दो। तो सारे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वो तुमसे टोटल पूछता है तो टोटल तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारे बच्चे इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होता है वो इतना होता है। तो तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन भी दे देगा, न्यूमेरिकल भी आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है। अच्छा जैसे ही मेरे पास ई नॉट है, मतलब ई मैंने लिखा है, मान लो अगर तुमसे कभी कभी बोले कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो अपने आप में चेंज हो रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी अपने आप में चेंज हो रही है, तो फिर मुझे इसे ई की जगह पे क्या लेना चाहिए, ई नॉट लेना चाहिए या ई आर एम एस लेना चाहिए। ERMS. ERMS। क्यों आर एम एस क्यों, एक सेकेंड आदित्य, तुमसे मैंने एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था। तो आदित्य जरा बताना कि क्योंकि ये मेरे पास, मान लो ये मैंने बोला कि ये मेरे पास अगर क्योंकि वेव के फॉर्म में, तो अगर वेव्स के फॉर्म में है तो ई की जगह पे मैं ई आर एम एस लिख रहा हूँ, मैं एवरेज क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आर एम एस क्यों फिर लिख वो रहा हूँ। जीरो हो जाता था, आपने बताया था। तो आर एम एस नहीं होता है जीरो। यस सर। आर एम एस जीरो नहीं होता है, लेकिन ये कह रहे हो, नहीं सर, आपने बोलता कि एवरेज नहीं लेते ठीक क्योंकि है, वो जीरो हो जाता है। हाँ ठीक है, एवरेज जीरो हो जाता है। आरएमएस एक ऐसी चीज है जो हर एक टाइम पे तुमको एकदम एक्यूरेट एवरेज देता है, जो भी चीज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी सर चीजें और कितनी देर चलेगी क्लास? रुक जाओ अभी, ठीक है। अच्छा तो श्रेया एक बात बताओ, ये मेरे पास जो आरएमएस है, आरएमएस को हम क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम के टर्म्स में, बताओ। ई नॉट साइन ओमेगा ई नॉट साइन, नहीं 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 साइन नहीं, वैसे वैल्यू के फॉर्म में बताओ। क्या नहीं से √2, √2। हाँ। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ वैसे, Yes, sir. तो बी नॉट बाय √2। सर आपने वो टोटल में म्यू नॉट क्यों लिखा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये टोटल है, ठीक है, टोटल है। तो फिर ये √2 का कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा ये, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा 1/4 ई नॉट। और देखो ये ई नॉट और ई नॉट ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन नॉट है और ये ई नॉट है, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4 म्यू नॉट, थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो जब भी हमारे पास इस तरीके से बोलेगा तो तुम आसानी से आई होप कर दोगे। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? नो सर। ठीक है, अब बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो, तो बस 2 मिनट रुक जाओ।
ठीक है, तो ये मेरे पास था टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी जो तुमने एक एक्सपेरिमेंट देखा ना हर्ट्स वाला, तो उसने पता है क्या करा था, तो उसने एक जो चार्जेस थे ना, उसने उन चार्जेस को एक्सिलरेट किया। तो जब चार्जेस आपस में एक्सिलरेट करते हैं तभी मेरे पास ईएम वेव निकलते हैं, वरना तुम ईएम वेव निकाल ही नहीं सकते। तो जब भी कोई भी चार्ज को तुम एक्सिलरेट करते हो तो मेरे पास क्या आएगा, ईएम वेव आएगी। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन होगा तभी मेरे पास ईएम वेव आती है। क्या ईएम वेव को चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है क्या, बताओ? नहीं सर। कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मतलब तुम अपने घर पे हो, कभी पानी में हो, कभी कहीं पर भी हो, मतलब कहीं पे भी तुम चले जाओ तो उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पर हो, किसी वेव, तो वो हर जगह पे ईएम वेव पहुंच जाती है। तो ईएम वेव को कोई मतलब ऐसा कोई मीडियम नहीं चाहिए कि इस मीडियम में होगे वहीं पर ही आएगा और इसमें होगे तो नहीं आएगा। हर टाइप के मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल जाती है। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है इनकी वो आपस में क्या होती है, कहना इसे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो विद द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यस सर। तो जब भी इस टाइप का फिनोमिना होता है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। So when the electric fields are perpendicular to each other and also with the propagation of wave, so that's why they are called they are transverse in nature. ठीक है, याद रहेगा अनन्या? Yes, sir. डर डर क्यों बोल रही हो तुम? नहीं ट्रांसवर्स sir. का मतलब क्या होता है कि आपस में परपेंडिकुलर है। कृति एक बात बताओ, अगर मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो कृति, अगर जैसे ये वाला जो डायग्राम है जरा बताना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से स्टार्ट हुई है उसी पॉइंट से, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तो इनके बीच में जो फेज हुआ, फेज, वो फेज कितना है, 0, 90 या 180? 90। 180। अच्छा, 180 हुआ, ठीक है। और कोई नहीं होगा। क्या क्या क्या? सर 90। सुनो सारे बच्चे ध्यान से, जब एक वेव ऐसे निकलती है और जब दूसरी वेव ऐसे निकलती है, उसके बीच में 90 होता है। ठीक है, इतनी बार अच्छा, समझा लिया। जब एक ये वेव हो ऐसी जाएगा। होती है और एक वेव ऐसी होती है तो उसके बीच में 90 होता है। जब दोनों ही वेव तुम्हारी यहीं से ही निकल रही हैं तो उनके बीच में फेज कितना हुआ, जरा बताना एक बार। अबे Zero। वो मैंने नीचे बनाया है, लेकिन वो एक्चुअली में वैसे नीचे थोड़ी है। इनिशियल देखो, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो, तो उनका फेज सेम है या डिफरेंट है? कोई लीड ही नहीं कर रहा, लैग नहीं कर रहा, तो जीरो है। वेरी गुड, शाबाश, यही तो मैं सुनना चाह रहा था श्रेया, लेकिन जब तूने बोला ही नहीं तुमने चुप्पी साध ली। ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो भाई ये भी यहीं से निकल लिया, ये भी यहीं से निकल लिया। ठीक है, बाद में रास्ते बिल्कुल सेम है। अब जैसे मान लो तुम्हारे भाई बहन है, तो वो है तो तुम्हारी फैमिली के ही। अब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई कुछ और, तो हर किसी का अपना अपना अलग है, लेकिन रास्ते अलग है, लेकिन आए तो वहीं से ना, उसी फैमिली से, तो इसलिए सेम फेज सेम फैमिली। ठीक है, याद रहेगा इसका। तो जो ऑसिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास सेम फेज में होते हैं। ये कुछ आया है, कुछ मेरी आवाज आ रही है तुमको? कुछ आज की क्लास में मैंने एक चीज बताई कि जो वेलोसिटी होती है ईएम वेव की, वो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या फॉर्मूला बताया मैंने ईएम वेव का? अपॉन एमसी वाला। एमसी? कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने ऐसे? 2 पाई अपॉन एमसी वाला ना। 2 पाई अपॉन एमसी। मुझे लगता है कि तुम कुछ करके आए हो क्या आज, कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे तुम आज। कृति तुम बता दो, चलो कोई बात नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भटक जाते हैं रास्ते से। यस, तो क्या? वेरी गुड कृति। यस, मैं पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम 7 देख लियो ना चुपके चुपके। नहीं सर, वो 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, √μ0 और एप्सिलॉन नॉट। एक दिन एक कृति ने बताया, ट्विटर पे ट्रेंड चलवा दिया कि सर आपको पता है मैं ट्विटर पे ट्रेंड चलवा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है, चलवाओ। मेरा अकाउंट ही नहीं है ट्विटर पे। अच्छा ठीक है। तो देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो ये मैंने लिखा हुआ है ना ऐसे करके। कुछ लोग सोचते हैं सर नहीं, ये चुपके चुपके लिख दिया तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है भाई। ये वेलोसिटी अभी मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला। चीजों का ध्यान रखो, सिंपल सा चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, पूछो ही मत।
बहुत इजी चैप्टर है ये एकदम। बच्चे कोई सा भी चैप्टर छोड़ के जाते हैं, बस ये वाला चैप्टर कभी नहीं छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो याद रहेगा भाई। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वेटेज कितनी होती है इसकी? 3 नंबर का आता है, लेकिन अभी ये शायद 4 नंबर का आएगा इस बार। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बस। देखो अब एक चीज और बस मैं छोड़ रहा हूँ, आई नो दे। तो देखो एक मेरे पास क्या होता है, QE होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, BQV होता है। तो देखो जब ये तूने फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसका फोर्स क्या होता है, QE, और जो मैग्नेटिक का फोर्स होता है वो BQV होता है। तो जब Q से Q कट जाएगा मेरे पास, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, E/B आ जाएगी ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी आती है वो रूट में μ0/ε0 होती है, बिल्कुल। लेकिन ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये एक्चुअली में ऐसा बोला गया है कि जब भी तुम्हें C निकालना होगा, मतलब वेलोसिटी जो है इसकी, तो वो वेलोसिटी अपने आप में 1/√μ0/ε0 है। लेकिन मान लो अगर आपको μ0/ε0 नहीं दिया, फिर कैसे निकालोगे? तो फिर तुम निकालोगे E/B करके। और ये E/B क्या, जैसे तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे करके चल रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, E0 sin ωt। E0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0। B की भी क्या आएगी, B0 sin ωt, या तो कुछ भी हो सकती है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू B0। अल्टरनेटिव करंट में इक्वेशन बनाई थी ना हमने, तो जो E0 होगा और जो B0 होगा वो लिखोगे तुम। ठीक है भाई, या नहीं समझ में आ रहा? इतना ध्यान रखो बस, वेलोसिटी क्या होता है, E/B होता है, बात खत्म। याद रहेगा भाई सब बच्चों को ये बात? सर जो वेलोसिटी थी ये सर चार्ज की थी ना, जब वो परपेंडिकुलर थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? E/B सर वो मोशन ऑफ चार्ज जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम वहां पे कह रहे हो तो उस वाली कंडीशन के लिए, तो वहां पे हमारे पास ये वेलोसिटी था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बननी है, जिसके अंदर दोनों ही मेरे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसका भी फॉर्मूला मेरे पास यही है, E/B। ठीक है, बिल्कुल तुम ठीक बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी मेरे पास E/B करके आता है, तो E की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में B0 की मैक्सिमम वैल्यू भी वेलोसिटी होता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। तो यहाँ तक भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये जब भी प्रॉपर्टीज आएंगी तो इस चीज का तुम्हें अपने आप में ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के बस 20 मिनट और चाहिए, तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर करेंगे अपनी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 7:30 बजे ना? क्या 7:30 बजे ना सर? हाँ हाँ हाँ, 7:30 बजे तक।